आज हम लोग लैंथेनाइट सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, ये डी एंड एफ ब्लॉक में मैंने डी ब्लॉक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज बच्चों हम लोग एफ ब्लॉक की शुरुआत करेंगे। और एफ ब्लॉक में बच्चों हमारे पास जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि हमें जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना होगा। ठीक है बच्चों, एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, तो इसका बात आपको याद होगा। एफ ब्लॉक जो जनरेट हुआ था बच्चों, वो कैसे जनरेट हुआ था याद है ना? एफ ब्लॉक बेसिकली आपको ट्रांजिशन सीरीज से एलिमेंट्स को बाहर हमने निकाला था। आपको पीरियोडिक टेबल अगर थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एफ ब्लॉक का जो जनरेशन हुआ था वो बेसिकली 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, ये 4 ट्रांजिशन सीरीज़ था। तो आपको याद होगा कि 3D सीरीज़ नॉर्मल था, 4D सीरीज़ भी नॉर्मल था। 5D सीरीज़ से बच्चों हमने 14 एलिमेंट को बाहर निकाल के फेंका था, याद आ रहा है? और 14 एलिमेंट कहाँ से फेंका था याद करो? लैंथेनम 57 होता है, याद है? ठीक है, तो लैंथेनम 57 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन याद करो 5D16S2 होता है। मैंने आपको टेक्निक सिखाया था कि कैसे याद करते हैं। ऊपर स्कैंडियम है, नीचे है ना आपके यूट्रियम है और उसके नीचे लैंथेनम है। स्कैंडियम 3D1 है ना, 4S2 होगा, तो ये 4D1 होगा यूट्रियम, और लैंथेनम क्या होगा बच्चों? 5D16S2 होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम का आपको याद रखना है। इसी बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूरा राइट डाउन करेंगे। और आपको कोई भी प्रॉपर्टी जो है बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको लैंथेनम के कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद रखना ज़रूरी है। फिर मैंने आपसे कहा था कि इससे 14 एलिमेंट को बाहर निकाल के फेंका था, सीरियम से लेके एलयू तक, ल्यूटेटियम तक। ठीक है, और बच्चों आपको याद होगा सीरियम कितना होता है? 58 होता है, और एलयू कितना होता है? 71 होता है। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि हॉफनियम की घर वापसी हुई थी, हॉफनियम वापस आ गया था। उसका रीज़न मैंने बता दिया था। रीज़न क्या था बच्चों? लैंथेनम जो है 5D16S2 होता है, तो सीरियम को क्या होना चाहिए था? 58 है, तो इसको क्या होना चाहिए था? 5D26S2 होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ था बच्चों? 4F1 5D16S2 हो जाता है, याद है ना? और ये ऐसा क्यों हुआ था? मैंने इसके रीजंस बताए थे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को डी में भरवाना था लेकिन एफ में भरवा लिया था, क्योंकि एफ की एनर्जी क्या हो गई थी बच्चों? कम हो गई थी, याद है ना? और एफ की एनर्जी जब कम होगी तो बच्चों उस हालात में क्या होंगे कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो हम ये देख रहे थे कि सीरियम का लैंथेनम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 5D16S2 होता है, तो सीरियम कितना होना चाहिए? सीरियम 58 है, तो 5D26S2 होना चाहिए था। लेकिन ये हो क्या गया था बच्चों? 4F1 5D16S2 हो जाता है। उसका रीज़न मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को डी में भरवाना था लेकिन एफ में भरवा लिया था उसने। और एफ में भरवाने का रीज़न भी बताया था मैंने कि एफ में भराने पे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट कमज़ोर हो जाता है। यानी ओवरऑल एनर्जी एफ में इलेक्ट्रॉन भरने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, रिलीजिंग एनर्जी ज़्यादा इफेक्टिवली रिलीज़ होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग को मालूम होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इसको लैंथेनाइट सीरीज़ क्यों बोला? क्योंकि लैंथेनम के बाद से जितने भी एलिमेंट है बच्चों, उसमें है ना इलेक्ट्रॉन जो है डी की जगह एफ में भरवाया गया था, तो इसलिए इसको लैंथेनाइट सीरीज़ बोलते हैं। क्योंकि लैंथेनम जो है वैसे तो है ना आपका डी ब्लॉक एरिया में है, लेकिन क्योंकि यहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई थी उसके बाद से, तो वो लैंडमार्क के तौर पे काम करता है बच्चों। ठीक है, अब हमको बच्चों आपको याद होगा कि इसमें हमको एलिमेंट्स को मैंने याद करने का टेक्निक सिखाया था। आपको याद होगा गाना मैंने याद करवाया था, याद करो। लासा पर नई दुनिया प्रेम की, स्वामी यूं गुदगुदाए, तब दिल हौले हौले इकरार तमन्ना, याद करो। याबू लुटाए, याद है ना? ये मैंने करवाया था। अब हमको क्या करना बच्चों? सबसे पहले हमको कोई काम नहीं है ना करना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट डाउन करना सीखना होगा। एक तो एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए,
तो वो गाना मैंने याद करवा दिया है, ठीक है। लैंथेनम 57 होता है, सीरियम 58 होता है, प्रेसोडामियम 59 होता है और नियोडामियम 60 होता है, प्रोमेथियम 61, सिमेरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64। इस पे स्टार बना लो, ये गड़बड़ एरिया है, ठीक है। फिर टर्बियम 65, ठीक है। फिर डायस्पोरियम 66, ऑल्वियम 67, इर्बियम 68, उसका थूलियम 69 और वायरबियम 70 और ल्यूटेटियम 71 होता है बच्चों, ठीक है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखो पहले एलिमेंट तो हम लिख देंगे गाना के बेसिस पे और 57 से शुरू करके 71 तक पहुंच जाएंगे। और इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट डाउन करना है, तो आपको लैंथेनम को पकड़ के याद रखना है। लैंथेनम क्या था? 5d1 6s2 था, याद करो। यहाँ से जो है एलिमेंट यहाँ से शुरू किया था, लेकिन याद रखिएगा लैंथेनम इस सीरीज़ में नहीं है, लैंथेनम डी ब्लॉक में है। सिर्फ ये याद रखना है बच्चों कि यहाँ क्योंकि लैंडमार्क है और लैंथेनम की प्रॉपर्टी बहुत हद तक जो बाकी सारे मेंबर लैंथेनाइट सीरीज से मैच करती है, इसलिए इसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि दो लैंथेनम का साइज़ और लैंथेनाइट सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं उनका साइज़ करीब करीब कंपेरेबल होता है, करीब करीब बराबर पे होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टी करीब करीब मैच कर जाती है। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सीख लेते हैं। लैंथेनम 5d1 6s2 होता है, तब बताओ सीरियम का क्या होना चाहिए था? 5d2 6s2 होना चाहिए था, आपको याद होगा, लेकिन ये सेल्डम होता है, ये होता नहीं है। याद करो क्या हो गया था? 4f1 5d1 6s2 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है, इसी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हमको सारी बातें समझनी है। ये इलेक्ट्रॉन डी में ना भरवा के एफ में भरवाया था। एफ में क्यों भरवाया था? क्योंकि एफ की एनर्जी डाउन हो गई थी। अब ये प्रेसोडामियम जो है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? तो ये हो जाएगा आपका 4f3, ठीक है, और 6s2 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 4f3 कैसे हो गया, डी का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो आपको याद होगा लैंथेनाइट सीरीज बना कैसे था, जो एलिमेंट को हमने डी ब्लॉक से उठा के फेंका था। तो सीरियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डी में ना भरवा के एफ में भरवाया। उसके बाद प्रेसोडामियम जो है प्योर एफ ब्लॉक हो गया है, यानी वो जो डी का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसमें ट्रांसफर हो गया, तो 4f3 हो गया, 6s2 हो गया। यहाँ से डी गायब हो चुका है, यानी दाऊद भाई की दुश्मनी यहाँ से पूरी तरह निकाल दी गई है, यानी मतलब सीरियम ने प्रेसोडामियम ने वहाँ से डी से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह हटा लिया है, ठीक है। अब ये जो है पकड़ के याद रखना, अब ये 4f3 हो गया, तो नियोडामियम क्या होगा बच्चों? 4f4 होगा, ठीक है। और 6s2 मैं नीचे लिख रहा हूँ, 6s2 फिक्स है अभी तक, ठीक है। प्रोमेथियम क्या होगा? 4f5 हो जाएगा और ये 6s2 नीचे रहेगा। सिमेरियम क्या हो जाएगा बच्चों? 4f7 होगा, 6s2 हो जाएगा, ठीक है। यूरोपियम क्या होगा बच्चों? 4f8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और 4f8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4f6 होगा बच्चों, ये गलती से लिख दिया मैंने। 4f5 के बाद 4f6 होगा। अब ये क्या होगा? यूरोपियम 4f7 6s2 हो जाएगा। अब आया गैडोलिनियम का मामला, तो गैडोलिनियम का क्या होना चाहिए बच्चों? जब ये 4f7 हो गया तो ये 4f8 हो जाना चाहिए और 6s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी ये क्या होगा? गड़बड़ी होगी। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? मैं इसको दूसरे कलर से मार्कर से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको साफ पता चल जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है? गड़बड़ी हो रही है, घोटाला हो रहा है। यहाँ पर 4f7 बरकरार रहेगा और फिर वापस 5d1 6s2 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हो गया? तो आपको याद होगा कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ज़्यादा स्टेबल होता है। तो गैडोलिनियम ने क्या किया बच्चों? गैडोलिनियम ने अपने स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, स्टेबिलिटी को है ना, मतलब स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए बच्चों उसने वापस इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया। मतलब उसने है ना, गैडोलिनियम देखो 64 है, तो 64 का मतलब 64 है, यानी 64। बिहार में 64 का मतलब क्या था? कहते हैं ना किसी आदमी को 64 आदमी है, यानी बहुत तेज आदमी है। तो उसी तरह गैडोलिनियम ने यहाँ पर क्या कर दी? यहाँ पर अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रॉन को होना क्या चाहिए था? 4f8 होना चाहिए था, 6s2 होना चाहिए था, लेकिन इसने अपने फायदे के लिए, फायदा कौन सा हो रहा है? हाफ फील्ड। याद करो 4f7 हाफ फील्ड होता है, 4f14 फुल फील्ड होता है। तो गैडोलिनियम ने अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रॉन को फिर से क्या कर दिया? डी में भेज दिया, ठीक है बच्चों। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जीडी पे स्टार लगा दिया। जीडी 64 है, ध्यान रखिएगा, जीडी 64 है, या मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन डी में भरवा लिया है अपने हाफ फील्ड को बरकरार करने के लिए। अब
टर्बियम अगला जो आएगा तो बच्चों टर्बियम में क्या होगा बच्चों, फिर वापस 4f9 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 4f8 क्यों नहीं हुआ, 4f9 कैसे हो गया? तो इसने वापस डी से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्योंकि इसने डी में भेजा था अपने हाफ फील्ड को बरकरार करने के लिए, तो इसने वापस क्या किया, इलेक्ट्रॉन वापस डी में खींच लिया, यानी 4f9 हो गया। फिर डायस्पोरियम क्या हो जाएगा बच्चों, 4f10 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा बच्चों। हॉल्मियम क्या हो जाएगा, 4f11 हो जाएगा, 6s2 में नीचे लिख रहा हूँ। यूरोपियम क्या, इर्बियम क्या होगा बच्चों, 4f12, 6s2 हो जाएगा। फिर थोलियम क्या होगा, 4f13, 6s2 हो जाएगा। फिर वायरबियम क्या हो जाएगा बच्चों, 4f14 और 6s2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ल्यूटेटियम क्या होगा, 4f14, ठीक है, और 6s2, और वापस क्या हो जाएगा बच्चों, 5d1 में इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आ गया। अब आप बोलेंगे सर वापस कैसे आ गया, तो देखो ना 4f14 भर चुका है ना, f में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकता, तो फिर ल्यूटेटियम ने फिर क्या किया, इलेक्ट्रॉन वापस डी में भेज दिया। अब आपको याद होगा कि हॉफनियम इसके बाद आता है HF72, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 72, ये हो जाएगा 4f14, 5d2 हो जाएगा। इसलिए इनको घर वापस बुलाया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में भरवा लिया था इसने। आपको याद होगा लैंथेनम 5d1 तक तो आ ही चुके हैं, तो ये 5d2 हो गया, तो इसलिए इसकी घर वापसी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन डी में भरवा लिया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको है ना ये याद रखना है कि 3 जगह डी में इलेक्ट्रॉन भर रहा है। एक तो सीरियम में, ठीक है बच्चों, सीरियम में इलेक्ट्रॉन 5d1 पे है, और दूसरा जो है जगह वो कौन सी जगह है बच्चों, वो ल्यूटेटियम ने, ठीक है, और बीच में जो जगह है वो गैडुलियनियम है, GD है, इसने इलेक्ट्रॉन को डी में भरवा लिया है। बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, नॉर्मल है। अच्छी तरह से याद कर लो, यही कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकल के आएगा। फिर से देख लो, लैंथेनम 5d1 6s2 होता है, तो इसको सीरियम को 5d2 6s2 होना चाहिए था, लेकिन इसने डी में इलेक्ट्रॉन ना भरा के एफ में भरवाया। एफ में क्यों भरवाया, क्योंकि एफ की एनर्जी कम थी, इसलिए 4f1 5d1 6s2 हो गया। फिर प्रेसोडायमियम Pr59 जो है उसने इलेक्ट्रॉन डी में वापस खींच लिया, 4f3 हो गया। तो 4f1 की जगह 4f3 हुआ, क्योंकि डी से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ से आपको प्रेसोडायमियम ने क्या किया है, पावर दिखाया। याद रखना, प्रेसोडायमियम याद कर लो, प्रेसोडायमियम ने पावर दिखाया। क्या पावर दिखाया, इलेक्ट्रॉन को डी से इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिया, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट से उसको बाहर निकाला गया था, तो प्रेसोडायमियम ने पावर दिखा के इलेक्ट्रॉन डी को है ना खींच करके 4f3 कर लिया। अब देखो यहाँ से नॉर्मल शुरू हो जाएगा, नियोडायमियम 4f4 हो जाएगा, 6s2 अपनी जगह फिक्स है, प्रोमेथियम 4f5 हो जाएगा, सिमेरियम 4f6 हो जाएगा, यूरोपियम 4f7 हो जाएगा। लेकिन फिर GD ने क्या किया, 64 गरी कर दी, मतलब उसने फिर क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डी में वापस भेज दिया है, यानी इसने फिर डी से दोस्ती कर ली है। और उसके दोस्ती का राज क्या है, उसके दोस्ती का राज ये है बच्चों कि उसको 4f7 हाफ फील्ड को मेंटेन करना था, इसलिए इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया उसने और अपने हाफ फील्ड को बचा लिया। फिर टर्बियम ने क्या किया, फिर टर्बियम ने इलेक्ट्रॉन वापस डी से खींच लिया, इलेक्ट्रॉन 4f9 हो गया, 6s2 हो गया। उसी तरह डायस्पोरियम जो है 4f10 हो गया, 6s2 हो गया। हॉल्मियम 4f11 हो गया, यानी कुल मिलाकर के सब कुछ सही चल रहा है। ल्यूटेटियम ने फिर इलेक्ट्रॉन वापस डी में आया, हाफनियम में D2 हो गया, इसलिए यहाँ पर लैंथेनम तक 5d1 था, तो यहाँ पर हाफनियम 5d2 हो गया, इसलिए इसको घर वापस बुला लिया गया बच्चों। ये आपका जो एलिमेंट्स हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन से बच्चों। अब देखो बच्चों, ये तुरंत याद नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप IQ लगाएंगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो गाना याद कर लीजिए, ठीक है, लाशा पर नई दुनिया प्रेम की स्वामी यूं गुदगुदाए, तब दिल हौले हौले इकरार तमन्ना याबू लुटाए, ये मैंने बता दिया है। एटॉमिक नंबर लिख लेना। अब यहाँ पर लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन 5d1 6s2 लिख देना, फिर सीरियम का 4f1 5d1 6s2 लिख देना। और प्रेसोडायमियम ने पावर दिखाया, याद करने का तरीका, प्रेसोडायमियम ने पावर दिखाया, इलेक्ट्रॉन डी से खींच के 4f3 कर लिया। फिर पावर कब तक बरकरार रहा, नियोडायमियम तक, प्रोमेथियम तक, सिमेरियम तक, यूरोपियम तक। लेकिन फिर GD ने क्या किया, GD ने गड़बड़ी की, हाफ फील्ड को मेंटेन करने के लिए वापस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर वो डी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ डी में नहीं भरता तो ये 4f8 हो जाता, और 4f8 में हाफ फील्ड नहीं होता, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आती, तो GD ने अपने हाफ फील्ड को बरकरार करने के लिए इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया है। फिर टर्बियम ने क्या किया, फिर इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिया है, यानी टर्बियम से फिर नॉर्मल हो गया, यानी डी इलेक्ट्रॉन जब वापस आया तो 4f9 हो गया। 9 क्यों हुआ, क्योंकि 7 पहले से था, 5d1 से एक इलेक्ट्रॉन आया, 8 हो गया, और क्योंकि
कि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा 65 हो चुका तो 4f9 हो गया, फिर 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 14 सब नॉर्मल चल रहा। फिर ल्यूटेटियम ने इलेक्ट्रॉन डी में वापस भेजा 5d1, वो फुल फील्ड की वजह से भेजा बच्चों। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ बातें आपको समझनी है, और वो कौन कौन सी बातें हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है मैं ये भी आपको बता दूंगा साथ साथ कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा आएगा, और आपसे जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन and its consequence, ये क्वेश्चन फिक्स है बच्चों, बोर्ड में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा और आएगा ही आएगा। जब एफ ब्लॉक एलिमेंट से जब भी क्वेश्चन आता है बच्चों तो बोर्ड में क्वेश्चन यही क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लें साथ साथ, और ओपन करने के बाद सामने एनसीईआरटी बुक रखें, क्योंकि एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स को याद करने का मैंने तरीका सिखा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बातें और भी साथ साथ बताता चलूँगा। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, और एनसीईआरटी बुक में अगर आपके पास नई बुक है तो एफ ब्लॉक में पेज नंबर 227 में चले जाइए। ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई है। फिर पेज नंबर 228 पे आइए, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जिक्र किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी होती है। अब इसका एक बात मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं मैं अभी आपका इसका आंसर दूंगा। सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का लिख लेते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1 नंबर का आएगा सवाल, ठीक है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो n यहाँ से ले गए, n कहाँ से शुरुआत लेनी पड़ेगी, n यहाँ 6 लेना पड़ेगा कम से कम। बोलेंगे सर 6 क्यों लेंगे? क्योंकि 6 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि n यहाँ ले रहे तो ये n-1 हो जाएगा और ये n-2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 4th ऑर्बिट से f की शुरुआत होती है। तो पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद कर लें कि n-2 f1 to 14 होता है बच्चों, और n-1, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको याद रखना है, और याद रखेंगे n का वैल्यू 6 से शुरू होता है, और 6 से शुरू इसलिए भी करना होता है क्योंकि हमको 4f पे आना है। याद रखिएगा कि मिनिमम n 6 से शुरू होता है। ये लैंथेनाइट सीरीज़ होगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पर 6 ले लेंगे तो ये लैंथेनाइट सीरीज़ होगा। अगर मान लो 7 ले लिया बच्चों तो ये एक्टिनाइट सीरीज़ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज़ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज़ इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो बच्चों आपको मालूम है कि लैंथेनाइट सीरीज़ में आपको मालूम है कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं लैंथेनम के बाद से सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, तो उसमें लगातार इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं लगातार एक ही सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो साइज़ होता है वो मार्जिनली डिक्रीज़ करता है, यानी लैंथेनम से लेकर के है ना आपको LU तक साइज़ जो है डिक्रीज़ करेगा, लेकिन मार्जिनली डिक्रीज़ करेगा। अब आप देखिए अपने बुक में, अगर आप पेज नंबर 228 पेज पे देख रहे हैं, इसमें इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ है, और ये ग्राफ जो है आयनिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ठीक है बच्चों। लैंथेनम से होते हुए आपको LU तक यहाँ पर एलिमेंट्स लगातार नीचे आ रहे हैं, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। मतलब ये लैंथेनाइट सीरीज़ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसलिए कह रहा है बच्चों, क्योंकि लैंथेनाइट सीरीज़ में लैंथेनम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलमोस्ट स्टेबल होता है। अब ये क्यों होता है अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आकर डिस्कस करेंगे बच्चों। फिलहाल आपको ये क्वेश्चंस आपसे पूछेगा व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन वी मूव है ना लैंथेनम टू ल्यूटेटियम देयर इज द ग्रेजुअल डिक्रीमेंट ऑफ साइज, ठीक है बच्चों। एंड दिस ग्रेजुअल डिक्रीमेंट ऑफ साइज का मतलब होता है कि साइज में मार्जिनली डिक्रीज होगा ड्यू टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक है, इन एफ सब ऑर्बिट, लगातार एफ ही सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो क्या होता है कि जेड स्टार यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे को कट टू कट काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। तो ओवरऑल जेड स्टार डोमिनेट करेगा, लेकिन जेड स्टार जो है बच्चों वो मार्जिनली डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से साइज कंटिन्यूस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ग्राफ में जो भी लिखा हुआ है वो वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक जाएंगे तो लगातार क्या होगा, साइज मार्जिनली डिक्रीज करेगा। और ये जो मार्जिनल डिक्रीमेंट होता है लगातार फिलिंग की, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एस सब ऑर्बिट में होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है लगातार एफ में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से जेड स्टार और सिग्मा एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता है। लेकिन जेड स्टार क्या होता है बच्चों, थोड़ा बहुत डोमिनेट कर जाता है सिग्मा पे, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि लगातार एक ही सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो क्या होता है सिग्मा हौले हौले धीरे धीरे बढ़ता है, तो आफ्टर ऑल जेड स्टार डोमिनेट करेगा, इसलिए साइज डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस किसे कहते हैं बच्चों, तो कॉन्सिक्वेंस कहते हैं कि जो एलिमेंट का साइज घट रहा है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो आपको याद होगा कि हमने जो लैंथेनाइट सीरीज वाले एलिमेंट्स को कहाँ से निकाला था, 3D सीरीज से तो नहीं निकाला था, 4D सीरीज से भी नहीं निकाला था, कहाँ से निकाला था, 5D सीरीज से। तो आपको याद होगा 5D सीरीज में आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो वहाँ पर लैंथेनम के बाद सीधे हॉफनियम आ गया था, और वही हॉफनियम आगे बढ़ते बढ़ते मरकरी पे एंड हुआ था। तो यहाँ पर होता क्या बच्चों कि हॉफनियम के बाद से जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, हॉफनियम के बाद से जितने भी एलिमेंट का मतलब वो जो 5D सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास सबके पास 4f14 सिस्टम है। और 4f14 सिस्टम क्यों आया था, क्योंकि याद करो लैंथेनाइट सीरीज में एलिमेंट को बाहर निकाल के फेंका था, तो हॉफनियम जो वापस आया था वो 4f14 सिस्टम लेके आया था, जिसकी वजह से है ना 5D सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर 4f14 सिस्टम पहले से मौजूद है। और 4f14 सिस्टम अगर मौजूद होगा बच्चों तो क्या होगा कि जेड स्टार डोमिनेट करता है, यानी साइज को बढ़ने की जगह क्या करेगा, साइज को घटा देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, 3D के बाद 4D, 4D के बाद 5D पे आ रहे हैं, तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था कि 5D सीरीज और 4D सीरीज का साइज करीब करीब बराबर होता है। और याद करो मैंने कहा था कि जिरकोनियम और हाफनियम, चेक करो अपने पीरियोडिक टेबल को, जिरकोनियम और हाफनियम, जिरकोनियम 4D सीरीज का और हाफनियम क्या है, 5D सीरीज का है, तो इनका साइज जो होगा, साइज आर कॉम्पेरेबल, ठीक है बच्चों। और साइज आर कॉम्पेरेबल क्यों, क्योंकि जिरकोनियम और हॉफनियम में, हॉफनियम के पास 4f14 सिस्टम है, तो जिसकी वजह से जेड स्टार क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, वो बढ़ने की जगह साइज घट जाएगा, यानी जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज करीब करीब बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इसको ट्विंस मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्विंस मेटल भी कहते हैं। याद करो मैंने बताया था ट्विंस मेटल का मतलब क्या होता है कि इनका साइज करीब करीब सेम हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ नट शेल में अगर मैं आपको कहूँ कि क्वेश्चन क्या, व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन वी मूव इन लैंथेनाइट सीरीज देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीमेंट ऑफ साइज। ग्रेजुअल डिक्रीमेंट का मतलब मार्जिनली साइज डिक्रीज कर रहा है, जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हैं। तो बच्चों जब भी ये सवाल आएगा तो सबसे पहले एक काम ये करेंगे बच्चों कि आप उस ग्राफ को याद रखेंगे। और ग्राफ याद करने का बहुत आसान तरीका है, आपको मैंने गाना याद करवा दिया है। एक ग्राफ है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रॉ कर देंगे और उस पर एलिमेंट को फिट करते चले जाएंगे, और फिर लिखेंगे कि व्हेन वी मूव इन लैंथेनाइट सीरीज देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीमेंट ऑफ साइज, मार्जिनल डिक्रीमेंट ऑफ साइज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सब ऑर्बिट, एंड इन केस ऑफ एफ सब ऑर्बिट सिग्मा यानी शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट इफेक्टिवली इंक्रीजेस, जेड स्टार एंड सिग्मा इज समवट कंपेरेबल, जेड स्टार इज समवट डोमिनेटिंग ओवर सिग्मा। क्लियर, तो साइज बिकम डिक्रीज मार्जिनली। तो दिस वन इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो आपको याद होगा कॉन्सिक्वेंस ये है बच्चों कि इसमें एलिमेंट को जो डी से इलेक्ट्रॉन निकाल के एलिमेंट को निकाल के फेंका गया था, तो जिसकी वजह से 5D सीरीज का साइज और 4D सीरीज का साइज बराबर हो गया था। क्योंकि 3D सीरीज प्योर 3D है, 4D सीरीज प्योर 4D है, लेकिन 5D सीरीज बच्चों प्योर 5D नहीं है। उसके अंदर हॉफनियम से लेकर मरकरी तक 4f14 सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से जेड स्टार डोमिनेट कर रहा था, तो साइज क्या होगा, बराबर हो गया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंस में आप ये लिखेंगे कि 4D एंड 5D सीरीज हैव कंपेरेबल साइज ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। इसी वजह से हम इसको कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, यानी ना एलिमेंट को बाहर फेंकते, ना
4F14 सिस्टम आता, 4F14 सिस्टम आया तभी ना 5D सीरीज एलिमेंट का साइज 4D के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो अगला टॉपिक इसमें आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में ये जो है अगला टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। कौन सा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट मामला है, इसको आप याद करेंगे तो याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको अगर आप समझेंगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम दोबारा एलिमेंट को लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। ला सा पर नई दुनिया प्रेम की स्वामी यूं गुदगुदाए तब दिल हौले हौले इकरारे तमन्ना याबू लुटाए। ये बच्चों थोड़ा लास्ट में गैप थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है बच्चों। अब कॉन्फ़िगरेशन मैं इसको दोबारा याद करवा रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसी बिहाफ पे, कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे याद हो जाएगा। लैंथेनम क्या होता है बच्चों? 5D1 6s2 होता है, बोलो हाँ या ना। फिर सीरियम क्या हुआ था? घोटाला हुआ था, इस पर स्टार बना लो। 4F2 क्या होता है? सॉरी 4F1 5D1 6s2 हो गया था, याद करो। फिर क्या हुआ था? प्रोसोडामियम जो है उसने क्या किया था? 4F3 कर लिया था और 6s2 अपनी जगह बरकरार है। फिर नियोडामियम 4F4 कर लिया था 6s2। उसी तरह से प्रोमेथियम 4F4 हो गया था बच्चों 6s2। फिर सिमेरियम क्या होगा? 4F5 6s2। फिर यूरोपियम क्या हो गया था बच्चों? 4F6 6s2, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ गड़बड़ी हुई है। 5D1 6s2 लैंथेनम 4F1 5D1, फिर ये 4F3 हो गया, 4F4 हो गया, ये 4F5 होगा बच्चों, गलती से लिख दिया मैंने, ठीक कर लो। 4F5 हो गया, फिर ये 4F6 हो गया और ये क्या होगा बच्चों? 4F7 हो गया, ठीक है। अब गैडोलिनियम क्या होगा? 4F7 5D1। देखो याद करो, मैंने अभी बताया है कि गैडोलिनियम में घोटाला हुआ है, याद करो। गैडोलिनियम 64 है, 64 घोटाला हुआ है, इसने हाफ फील्ड को बरकरार करने के लिए इलेक्ट्रॉन डी में भरवा लिया है। टर्बियम क्या होगा बच्चों? 4F वापस 9 हो जाएगा क्योंकि 7 और 1 यहाँ डी में 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गया। और 9वां इलेक्ट्रॉन आया है क्योंकि ये क्या है? ये 64 है तो ये 65 हो गया, 4F9 हो गया, ये 6s2 हो गया। उसी तरह 4F क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी तरह 4F11 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। उसी तरह यूरेनियम क्या होगा? 4F12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 6s2 अपनी जगह फिक्स है। फिर 4F13 हो जाएगा 6s2 और ये क्या होगा? 4F14 हो जाएगा, ठीक है। और 6s2 और ल्यूटेटियम में क्या होगा? 4F14 और 5D1 आ जाएगा वापस और 6s2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने फिर से लिख के दिखा दिया बच्चों। अब इसको दिखाने का मकसद क्या है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना कि जितने भी F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका मोस्ट अकरिंग कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। पहले तो ये याद कर लो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो उसकी वजह बताता हूँ मैं। उसकी वजह यह है बच्चों कि लैंथेनाइट सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं उनका साइज करीब करीब सेम है। जरा बात को ध्यान से सुनो, लैंथेनाइट सीरीज में जितने भी एलिमेंट है उसमें साइज में मार्जिनल फर्क है। तो याद रखो कि जब साइज मार्जिनल डिफरेंस पे आता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी मार्जिनल डिफरेंस पे होगा और उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी मार्जिनल डिफरेंस पे होगा। यानी कि +3 स्टेट इसलिए वो पसंद करता है क्योंकि साइज कंपेरेबल होने की वजह से जो डेल्टा एच वैल्यू होगा, याद करो मैंने डी ब्लॉक में पढ़ाया था डेल्टा एच वैल्यू। डेल्टा एच कहाँ पढ़ाया था याद करो, मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस किया था, ठीक है। LGM पढ़ाया था मैंने, लेज़र गाइडेड मिसाइल। तो इसमें बस एक बात याद रखना कि लैंथेनाइट सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और अगर पूछ दे कि क्यों +3 है तो कहेंगे कि इनका साइज कंपेरेबल है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी सबका करीब करीब सेम होगा। ध्यान से सुनो, हाइड्रेशन एनर्जी करीब करीब सेम होगा, क्योंकि याद करो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को डेल्टा एच से रिलेट किया था और
डेल्टा एच को किससे रिलेट किया था? सब्लिमेशन एंथैल्पी से, याद करो। दूसरा आईपी से और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी से। तो क्योंकि साइज कंपेरेबल है तो सब्लिमेशन एंथैल्पी भी करीब करीब सेम होगा, आईपी भी करीब करीब सेम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी भी करीब करीब सेम होगा। तो जिसकी वजह से +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। कुल मिलाकर के एक लाइन में बात याद रखो कि लैंथेनाइड सीरीज का जितने भी एलिमेंट है बच्चों +3 में कॉमन वे में जाते हैं। ध्यान से सुनो, कॉमन वे में उनका मोस्ट कॉमन खानदानी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +3 होगा, ये याद रखना है। और अगर कभी भी पूछ दे कि +3 ही क्यों होता है तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल एनर्जी +3 में ज्यादा निगेटिव है और ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में बच्चों, याद रहेगा बच्चों। तो +3 इज ऑक्सीडेशन मोस्ट स्टेबल बिकॉज कंपेरेबल हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, दैट इज डेल्टा एच इज कंपेरेबल, यानी ओवरऑल एनर्जी चेंज होगा वो कंपेरेबल होगा। क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हाइड्रेशन एनर्जी से और डेल्टा एच से रिलेट करते हैं। तो एक लाइन में अगर सवाल पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि भाई लैंथेनाइड सीरीज का, जैसे 1 नंबर का 12th के हिसाब से बता रहा हूं, 12th के हिसाब से पूछेगा लैंथेनाइड सीरीज का कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, तो आप मुस्कुरा के बोलेंगे +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और ये इससे ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछेगा। लेकिन बोर्ड में अगर नहीं पूछा, कंपटीशन में अगर पूछ दिया कि लैंथेनाइड सीरीज का प्रॉपर्टी क्या है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होगी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके अलावा आपसे अगर ये पूछ दे कि +3 ही क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ओवरऑल एनर्जी डेल्टा एच निगेटिव होता है, क्योंकि साइज करीब करीब सेम है, क्योंकि साइज मार्जिनल डिफरेंस पे चल रहा होता है, क्योंकि लगातार एक ही सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो साइज मार्जिनल डिफरेंस पे होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी मार्जिनल डिफरेंस पे होगी, यानी करीब करीब बराबरी पे होगी, आईपी भी करीब करीब बराबरी पे होगा, सब्लिमेशन एंथैल्पी भी करीब करीब बराबरी पे होगा। तो ओवरऑल डेल्टा एच जो होगा, तीनों एनर्जी का जो सम होगा डेल्टा एच, वो सारे एलिमेंट्स का करीब करीब सेम होगा और +3 में सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबके लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ड्यू टू ओवरऑल एनर्जीज निगेटिव। ठीक है बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बोर्ड में आएगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा लैंथेनाइड सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मेरे लाल मेरे जिगर के छिलको बोलना +3 स्टेट है। +3 स्टेट इसलिए क्योंकि ओवरऑल एनर्जी निगेटिव है। दूसरी बात कि अगर आप कंपटीशन में पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि भाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों है, तो कहेंगे ओवरऑल एनर्जी निगेटिव है, यानी तीनों एनर्जी का सम। कौन कौन से एनर्जी का सम? सब्लिमेशन एनर्जी का सम, आईपी और हाइड्रेशन एनर्जी का सम, जो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट होता है, वो सारे एलिमेंट का डेल्टा एच निगेटिव होगा +3 स्टेट में, यानी वो फेवर करेगा, ओवरऑल एनर्जी निगेटिव होगी +3 में। बाकी और ऑक्सीडेशन स्टेट में निगेटिव हो भी सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बात मैंने बता दिया, ठीक है, अब आपको बात शायद समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें अब कुछ बातें और बतानी हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो जैसे आपको याद होगा D0 D10 सिस्टम स्टेबल होता था ट्रांजिशन मेटल में, उसी तरह से F0 F7 और F14 सिस्टम स्टेबल होता है। कौन कौन सा सिस्टम? F0 F14 और F7। ध्यान तो सुनो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होते हैं, ये तो मालूम ही होगा आप लोग को। उसी तरह से यहाँ पर भी 4F7 सिस्टम हाफ फील्ड है, स्टेबल माना जाएगा। 4F14 सिस्टम हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, स्टेबल माना जाएगा। और 4F0 सिस्टम को भी स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ एलिमेंट हैं जो +4 में भी जाते हैं और कुछ एलिमेंट +2 में भी जाते हैं। ध्यान तो सुनो क्या बोल रहा हूँ, +4 में भी जाते हैं, +2 में भी जाते हैं। तो आपको +4 को कैसे चेक करेंगे कि कौन से एलिमेंट का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? तो आप कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, सारे कॉन्फ़िगरेशन को अगर वॉच करोगे तो तुमको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि सीरियम जो है, ध्यान से देखना, सीरियम पे 4F1 5D1 6S2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर देखो यहाँ से 4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। अब आप बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्यों? तो देखो ये 4F0 सिस्टम बन गया है और 4F0 सिस्टम क्या माना जाता है? स्टेबल। तो सबसे पहले हम एक एक करके चलते हैं। +3 कॉमन है, ये मैंने बता दिया आपको। ओवरऑल एनर्जी निगेटिव है, ये मैंने बता दिया +3 का। लेकिन अब हम देख रहे हैं +4 में और कौन कौन आता है। तो +4 में याद रखोगे सीरियम आता है, जो आपको दिख रहा है, और इसका बेसिस क्या है?
इसका बेसिस सिंपल सा है कि F0, F14 और F7 सिस्टम स्टेबल होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सीरियम +4 में आसानी से जा सकता है क्योंकि 4F0 सिस्टम नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करो कि किसमें 4F है ना आपको है ना 7 आ सकता है या 14 आ सकता है। तो अगर आप चेक करोगे सारे कॉन्फ़िगरेशन को, तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आप 1 मिनट में पता कर लोगे कि यहाँ पर किसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और आ सकता है। तो देखो ध्यान से, ये टर्बियम है, टर्बियम पे मैं ना स्टार लगा रहा हूँ। टर्बियम पे देखो 4F96S2 सिस्टम है, चेक करो 4F96S2 सिस्टम है। तो अगर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4F7 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 4F9 है और 6S2, तो 6S2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे और 4F9 से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4F सिस्टम आ गया, 4F7 सिस्टम आ गया। तो देखो पता ये चला कि सीरियम जो है +4 में जाता है तो F0 सिस्टम में चला जाता है, और टर्बियम जो है ना +4 में जाता है, +4 में तो F7 सिस्टम में आ जाता है। तो ये याद रखना है कि ये वो एलिमेंट हैं जो +4 में भी चले जाते हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये वो एलिमेंट हैं जो +4 में भी जा सकते हैं। अभी मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, सिंपली याद रखो F0, F7, F14 सिस्टम स्टेबल होता है तो सीरियम +4 स्टेट में जाएगा तो F0 सिस्टम उसका गेन हो जाएगा जो स्टेबल है, और टर्बियम +4 सिस्टम में अगर जाएगा तो F7 आ जाएगा। F7 क्या बच्चों, हाफ फिल्ड है, स्टेबल माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए ये +4 है तो +4 में 2 आ गया, सी टब है, याद रहेगा सी टब। ठीक है बच्चों, ये भाई अभी मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं, पहले सी टब याद कर लो, इन दोनों पे स्टार बना लो। और याद रखने का तरीका ये नहीं है कि साहब इसको याद कर लें, बस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देख रहे हो तो बस ये उसूल याद रखोगे कि F0, F7, F14 सिस्टम स्टेबल होगा, बाकी किसी एलिमेंट में +4 सिस्टम नहीं जाएगा। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन वाइज चेक करेंगे तो हमको है ना F0, F7 सिस्टम में 2 ही एलिमेंट आ रहा है, एक सी आ रहा है, एक टब आ रहा है। ठीक है, सी और टब, यानी समुंदर को टब में डाल दिया, याद रखना सी टब, सी टब का मतलब समुंदर को टब में डाल दिया है, यानी +4 स्टेट आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि +2 का अगर हम चेक करें तो +2 का कॉन्सेप्ट भी वही लगेगा, F0, F7, F14 सिस्टम पे जाना है। तो बताओ कि +2 सिस्टम आपको कहाँ दिख रहा है जहाँ स्टेबल होगा। तो अगर आपको मैं अगर एक झटके में दिखाऊं तो आपको +2 सिस्टम आपको दिख जाएगा। एक तो यूरोपियम है बच्चों, देखो यूरोपियम पे स्टार लगाओ, देखो 4F7 6S2 सिस्टम है, चेक करो 4F7 +2 है। तो बताओ कि यूरोपियम अगर +2 सिस्टम में जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, तो यूरोपियम +2 में जाएगा तो 4F7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ 4F7 क्या है स्टेबल, तो मैं +2 के सामने लिख रहा हूँ, यूरोपियम +2 में 4F7 सिस्टम आएगा। अब बताओ कि और कौन है जो +2 सिस्टम में जा सकता है। तो देखो ध्यान से, इसमें अगर वायरबियम को चेक करोगे, देखो चेक करके वायरबियम, ठीक है, वायरबियम क्या होता है बच्चों, देखो 4F14 6S2 है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, वायरबियम +2 में 4F14 सिस्टम में आ जाएगा। और 4F14 सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ध्यान से देखो, यूरोपियम और वायरबियम क्या है, +2 में जाएगा, ठीक है, और सी टब जो है +4 में चला जाएगा, यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, फिक्स हो गया। ठीक, इसके अलावा सी टब जो है +4 में जाएगा और यूरोपियम और वायरबियम +2 में चला जाएगा। इसको याद नहीं रखना, कॉन्फ़िगरेशन को एक बार एलिमेंट को लिखना, गाना के तौर पे एटॉमिक नंबर लिखना और कॉन्फ़िगरेशन उसका एक बार लिखना और देख लेना कि जहां जहां +2 आ सकता है तो उसका है ना, या तो याद कर लो कि यूरोपियम वायरबियम +2 में चला जाएगा और सी टब +4 में जाएगा। लेकिन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन में जाओगे तो चीज़ें भूल जाओगे। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये 4 एलिमेंट है जिसमें 2 एलिमेंट सी टब +4 में जाएगा और यूरोपियम वायरबियम क्या आ जाएगा बच्चों, +2 में जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कुछ बातें और इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब आप बुक ओपन करके देखेंगे तो बुक में लिखा हुआ है कि सीरियम को +4 पसंद नहीं है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, सीरियम को +4 पसंद नहीं है। आप बोलेंगे सर ये कहाँ लिखा हुआ, तो आप देखो यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ CE4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल कॉन्फ़िगरेशन बट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। देखो अंडरलाइन है ना, कर लो उस जगह पे, आपके NCERT बुक में लाइन लिखा हुआ है,
दस द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम 4 इज फेवर्ड बाई नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी इसमें +4 स्टेट में नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। अब बोलेंगे सर नोबल गैस कैसे हो जाएगा, तो देखो ना सीरियम क्या है बच्चों 4f1 5d1 6s2, तो जैसे आप चारों इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर्ट गैस वाला होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोल रहा है कि सीरियम +4 को हम लोग है ना +4 में इसलिए देखते हैं क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, दिमाग लगाओ, सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो जाएगा ना, यानी कि सीरियम +4 में चला जाता है, लेकिन उसको अपने घर की याद आती है। वो घर की याद क्या है, सीरियम का खानदानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। सीरियम का खानदानी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि आपको याद करो मैंने कहा था कि लैंथेनाइट सीरीज का सारा एलिमेंट +3 में जाता है, लेकिन सीरियम +4 में भी जाता है। तो सीरियम जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए +4 में चला तो जाता है, लेकिन उसको पसंद कौन सा है, +3 स्टेट। और +3 स्टेट क्या है, उसका खानदानी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब इसमें एक बात याद रखनी है कि सीरियम +4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले ये याद कर लो। सीरियम +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद कर लो, ये आएगा कंपटीशन में आता है, एएमयू में आया हुआ है, मेडिकल में, और है ना कई बार जेई में आया हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरियम +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, और इसका रीजन इसमें लिखा हुआ है। देखो अगर आप देखोगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ +1.74 वोल्ट। इसका क्या मतलब होता है, प्लस मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब याद करो, मैंने कहा था माइनस होगा तो आसानी से छोड़ेगा, अब प्लस होगा तो वो लेना ज़्यादा पसंद करेगा। तो ये सीरियम का +4 क्या है, अनफेवरेबल है, क्योंकि प्लस होने का मतलब वहाँ पर अनफेवरेबिलिटी आ जाएगी, यानी +4 उसको पसंद नहीं है। तो वो +3 में जाएगा, तो +3 में जाएगा तो उसको फेवरेबिलिटी मिल जाएगी। इसलिए आप देखेंगे तो आपके बुक में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप देखेंगे तो फिर से मैं लाइन पढ़ दे रहा हूं, thus the formation of cerium 4 is favored by its noble gas configuration, but it is a strong oxidant reverting to +3। देखो लिखा हुआ reverting to +3 का मतलब कि वो वापस +3 में चला जाएगा। और देखो E0 का वैल्यू दिया हुआ Ce4+/Ce3+ का +1.74, ठीक है। अब ये याद रखना है कि सीरियम +4 में वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये बात हम ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे कंपटीशन में सवाल पूछेगा नीट में या जेई में कि भाई बताओ कि सीरियम जो है, या आपसे पूछेगा कि कौन सा लैंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है जो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो याद रखिएगा सीरियम +4 जो है वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये गुड एनालिटिकल रिएजेंट है। क्या है बच्चों, गुड एनालिटिकल रिएजेंट। एनालिटिकल रिएजेंट किसे कहते हैं, अगर कहीं रिएक्शन हो रहा होगा तो उसको एनालाइज करने के लिए सीरियम +4 को, जैसे टाइट्रेशन वगैरह कराते हैं, कलर चेंज होता है वहाँ पे, तो उसके लिए सीरियम +4 को है ना बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं गुड एनालिटिकल रिएजेंट, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखो इसमें लिखा हुआ है PRND, ठीक है, PRND यानी प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, और क्या लिखा हुआ है DY और TB, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर C-टब तो हमने याद कर लिया। देखो C-टब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, C-टब जाएगा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई, +4 में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम और डायस्पोरियम ये भी +4 में जाता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान रखिएगा। प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम और डायस्पोरियम भी +4 में जाता है, तो इसको याद रखना है। C-टब तो अपनी जगह फिक्स है, +4 में जाएगा। और प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, डायस्पोरियम, तो इसको कैसे याद करेंगे, प्रिय नरेंद्र मोदी का डायस्पोरा, ठीक है, प्रिय नरेंद्र मोदी का डायस्पोरा। डायस्पोरा समझते हैं ना, जो अभी उनकी सरकार चल रही है इसको डायस्पोरा कहते हैं, ठीक है। तो प्रिय नरेंद्र मोदी का डायस्पोरा और C-टब, यानी क्या हो गया, C-टब का मतलब क्या हो गया कि जो हमने आपको याद कराया था प्रिय नरेंद्र मोदी का डायस्पोरा और C-टब याद कर लेंगे, ठीक है। ये सारे वो एलिमेंट है बच्चों जो +4 में जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे वो एलिमेंट हैं जो +4 में जाते हैं। तो 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो सीरियम +4 में जाता है, ये याद रखिएगा, लेकिन इसमें साथ में ये भी याद रखिएगा कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये गुड एनालिटिकल एजेंट है। और चौथी बात आपको याद रखना है कि C-टब +4 में जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा PRND और डायस्पोरियम, प्रिय नरेंद्र मोदी, ND प्रिय नरेंद्र मोदी का डायस्पोरा, C-टब, ठीक है। ये वो 5 एलिमेंट हैं जो आसानी से +4 में जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों कौन होगा बच्चों, वो आपको याद रखना है, सीरियम होता है। इसके अलावा देखो
+2 में कौन जाएगा, तो +2 में बच्चों अभी मैंने बताया था यूरोपियम कौन कौन से जाता है, +2 में यूरोपियम जाता है और वायरबियम जाता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यूरोपियम +2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये याद रखना है, यूरोपियम +2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये दो क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। बोलेगा लैंथेनाइट सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बच्चों, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीरियम होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, यूरोपियम होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि +3 कॉमन है, +2 जो है यूरोपियम और वायरबियम में होता है, +4 क्या होगा बच्चों, +4 जो होगा वो सीटअप में होगा और प्रिय नरेंद्र मोदी के डायस्पोरा में होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना कि सीरियम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में वो +4 में रहता तो है लेकिन वो +3 में तेजी से जाता है, और +3 में जाने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बच्चों बात समझ में आ रही है, तो ये तो हुई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ मैं बच्चों। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लिख लीजिएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा और फिर इस पे विचार कीजिएगा। ठीक है, और इस पे विचार करने का मतलब यह है कि इसके कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन कीजिएगा। राइट डाउन करने के बाद आप ये उसूल याद रखिएगा, F0, F7 और F14 सिस्टम स्टेबल होता है, ये याद रखिएगा। और जनरल बात में ये याद रखिएगा बच्चों कि लैंथेनाइट सीरीज का खानदानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, खानदानी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और सीटअप जो है +4 में भी जाता है, और साथ में प्रिय नरेंद्र मोदी का डायस्पोरा भी +4 में जा सकता है, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा सीरियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और गुड एनालिटिकल रिएजेंट है। साथ में यूरोपियम +2 में रहता है और उसका F7 सिस्टम की वजह से वो ऐसा करता है, और दूसरी बात कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपको इसको क्या करना है बच्चों, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और ध्यान से एक बार पढ़ करके फिर जो कन्फ्यूज़न होगा मुझसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें।